यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र छात्राएं मौजूद हैं। जी हाँ, देखिए सरकार का रेस्क्यू प्लान जो है वो पूरी तरह से तैयार है। आज रात 10 बजे कीव से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच रही है। इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। सरकार ने ये अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि हर भारतीय की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी है। यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करके पुतिन ने अपनी पहली चाल तो चल दी, लेकिन उनके इस चाल ने दुनिया को नई मुसीबत में डाल दिया। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि आगे कुआं है, पीछे खाई है, और इस कुएं और खाई के बीच वो लाखों नागरिक फंस गए हैं जो इस वक्त यूक्रेन में हैं। यूक्रेन में इस वक्त करीब 20,000 भारतीय मौजूद हैं। सस्ती पढ़ाई के लिए यूक्रेन तमाम भारतीय छात्रों का पसंदीदा ठिकाना है, लेकिन अब ये ठिकाना युद्ध की आहट से ठिठका हुआ है। किसी महायुद्ध से पहले यूक्रेन से भारतीयों को निकाला जा सके, इसकी पहल भारत सरकार ने शुरू कर दी है। भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए एयर इंडिया ने कमान संभाल ली है। एक विमान आज यूक्रेन से तमाम भारतीयों को लेकर लौट रहा है। विदेश मंत्रालय के सहयोग से एयर इंडिया के अलावा अन्य देशों की उड़ानों से भी भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानें तय की गई हैं। अकेले एयर इंडिया 24 और 26 फरवरी को कीव और दिल्ली के बीच 3 उड़ानें संचालित करने जा रहा है। भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को एक तरह से उम्मीद दे दी है कि वो घबराएं नहीं। दरअसल मुसीबत में फंसे भारतीयों को मुश्किल से मुश्किल हालात से वतन वापस लाने का भारत का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। भारत ने अपने नागरिकों को कई बार बद से बदतर स्थितियों से बाहर निकाला है। ऐसे तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन हैं जिनकी गिनती सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में होती है। भारत का यही वो ट्रैक रिकॉर्ड है जो भरोसा पैदा करता है कि यूक्रेन में हर भारतीय सुरक्षित है। भारत के पुराने रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो साल 1990 में कुवैत से भारत ने अपने 1,70,000 नागरिकों का रेस्क्यू किया था। खाड़ी युद्ध के वक्त कुवैत से भारतीयों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत ने सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को कुशलता से अंजाम तक पहुंचाया। इसी तरह 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान संकट में फंसे भारतीयों को निकालकर भारत ने मिसाल कायम कर दी थी। लीबिया में चले सेफ कमिंग नाम के ऑपरेशन में भारत ने लीबिया से करीब 15,000 भारतीयों को रेस्क्यू किया था। इसी तरह 2015 में जब यमन में हालात बिगड़े तो ऑपरेशन राहत के तहत 4,600 भारतीयों को वहां से वापस लाया गया। लेबनान से 2006 में सरकार ने करीब 1,700 भारतीयों को ऑपरेशन सुकून के तहत रेस्क्यू किया। 2016 में भी सीरिया से भारत ने अपने 600 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। यही नहीं, हाल में ऑपरेशन देव शक्ति के तहत अफगानिस्तान से भारत ने अपने हजारों नागरिकों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित की थी। एक बार फिर से भारत सरकार साफ कर चुकी है कि उसके लिए यूक्रेन में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यूक्रेन के हालात पर भारत की पैनी नजर है। बड़ी से बड़ी मुसीबत से भारतीयों को निकालना भारत को अच्छे से आता है। यूक्रेन के लिए भी भारत का मिशन रेस्क्यू तैयार है। कूटनीतिक रास्तों और डिप्लोमेटिक तरीकों से भारत यूक्रेन में अपने मिशन रेस्क्यू को आगे बढ़ा रहा है। गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने किस प्रकार से कोशिशें लगातार जारी है कि भारतीयों को वहां से सुरक्षित यहां पर लाया जाए, लेकिन वो तमाम परिवार जिनके अपने वहां पर रह रहे हैं उनकी चिंता को समझा जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द सभी भारतीयों को देश भी वापस लाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए एक तरह का रिलीफ जो है इन पेरेंट्स को मिल रहा है। इसी बीच कुछ भारतीय छात्र जो हैं वो देश लौट चुके हैं। यूक्रेन में छात्र किस हालात में हैं और वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से उन्हें सरकार अपनी तरफ से मदद मुहैया करवा रही है, उन छात्रों की जुबानी ये सब बयां करते हैं जो यूक्रेन से स्वदेश पहुंच गए हैं। यूक्रेन से कुछ छात्र देश वापस लौट चुके। इन्हीं में से एक है वडोदरा की आस्था सिन्हा। आस्था यूक्रेन के पश्चिम हिस्से में कॉलेज में पढ़ाई करती है, जहां फिलहाल हालात उतने बुरे नहीं, लेकिन हालात कब बिगड़ जाएं कहा नहीं जा सकता। लिहाजा आस्था ने घर लौटना ही बेहतर समझा। एक्चुअली हमारी सिटी तो बहुत सेफ है क्योंकि वो वेस्टर्न साइड पे और ईस्टर्न साइड पे हो सकता है, तो हम वैसे तो टेंशन नहीं है, बट इधर पेरेंट्स टेंशन में रहते इसलिए हमें भी थोड़ा टेंशन रहता है, इसलिए हम आज वापस आ गए।
यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी वहां रह रहे भारतीय छात्रों के साथ लगातार संपर्क में है। छात्रों को हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। आस्था का कहना है कि जो भी छात्र भारत लौटना चाह रहे हैं, उनकी एम्बेसी पूरी मदद कर रही है। जब भी कुछ भी होता है, मैं उसको ईमेल या वो करते तो उनका रिप्लाई आ जाता है। और उन्होंने 3 बार लेटर इशू किया कि टेम्पररी जिसको भी निकलना वो निकल सकते हैं। तो हम उस बेसिस पे आ गए इधर। यूक्रेन में अब भी 12 से 15 हजार भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। अब तक जितने भी छात्र यूक्रेन से भारत लौटे हैं, उनका कहना है कि यूक्रेन में फ्लाइट्स के टिकट के दाम तकरीबन 3 गुना महंगे हो गए हैं। लिहाजा छात्रों के लिए टिकट खरीदना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय मिलकर फ्लाइट के टिकट कम दामों पर दिलवाने में मदद कर रही है। परिस्थिति बिगड़ गई थी, इसलिए मेरी बच्ची को मैंने वापस बुला लिया और उसमें भी इंडियन एम्बेसी और विदेश मंत्रालय दोनों ने फ्लाइट ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग करके फेयर था वो भी 1 लाख से डाउन करके 50,000 कर दिया और हमने उसका फ़ायदा लेके बच्ची को कहीं निकाला। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लक्ष्य सिंह राजावत और लोकेश मीणा भी राजस्थान के झालावाड़ में अपने घरों को लौट चुके। ये दोनों छात्र बड़ी मुश्किल से फ्लाइट में जगह पा सके और शारजाह होते हुए भारत पहुंचे हैं। जी, मैं यूक्रेन में MBBS कर रहा हूँ। 4 साल से वहीं पे था। अभी मैं आया हूँ तो वहाँ पे माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो रहा था वार की वजह से, और वहाँ पे फ़्लाइट्स की बहुत कमी थी। फिर हमें किस्मत से एक फ़्लाइट मिल गई जो हम यहाँ पे पहुँच गए सही सलामत। पर अभी जो माहौल चल रहा है वहाँ पे फ़्लाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी है और उनके जो फेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। सभी आना चाहते हैं पर वो फ्लाइट की प्राइस लगभग 3 से 4 गुना है अभी, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहे हैं। और जो फ्लाइट की प्राइस 3 से 4 गुना है वो भी बहुत जल्दी फुल हो जा रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि सारे दोस्त इंडिया आ जाए। यूक्रेन से भारत लौट चुके छात्र खुश हैं, उनके पेरेंट्स राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अब भी हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके माता पिता बच्चों की सुरक्षा को लेकर टेंशन में हैं। लेकिन भारत सरकार ने एक एक बच्चे की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करने का अभियान शुरू कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि सभी बच्चों को जंग की आंच से दूर जल्द से जल्द यूक्रेन से महफूज बुला लिया जाए। झालावाड़ से फिरोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं सरकार का रेस्क्यू प्लान क्या है। एयर इंडिया ने मिशन वतन वापसी शुरू कर दी है। आज रात एयर इंडिया की पहली फ्लाइट यूक्रेन की राजधानी कीव से दिल्ली लौट आएगी। साथ ही इसके अलावा दूसरे देशों से भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जरिए लोगों को लाने की मुहिम भी शुरू की जा चुकी है। यूक्रेन से भारतीय लोगों को लाने के लिए एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट को मिशन पर लगाया है, जिसमें कीव गई पहली फ्लाइट आज रात 10:15 बजे के करीब मिशन को अंजाम देते हुए दिल्ली लौट आएगी। इसके बाद एयर इंडिया की बाकी 2 फ्लाइट 24 और 26 फरवरी को दिल्ली और कीव के बीच उड़ान भरेंगी। ये फ्लाइट्स कीव के बोरिस पिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेंगी और यहीं से उड़ान भी भरेंगी। हम लोग इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं MBBS या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और मेरे साथ एक भारतीय बच्चों का समूह भी है, बडिंग डॉक्टर्स हैं। क्या नाम है आपका और क्या इस समय आपको डर लग रहा है? भारत सरकार ने अब एक एडवाइजरी जारी की है इंडियन एम्बेसी ने कि बच्चों को, भारतीय छात्र छात्राओं को अब भारत जाना चाहिए। जी, मेरा नाम मालविका है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फिलहाल तो हमें किसी को भी डर नहीं लग रहा है। तो क्या आप घर जाना चाहती हैं या यही रहना चाहती हैं? जी, अगर सिचुएशन अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो मैं भी घर जाना चाहूंगी। आपका क्या नाम है और आपकी क्या सोच है? जी, मेरा नाम शारन है। मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा डरने वाली बात है नहीं अभी यहाँ पे, बट अगर सिचुएशन बुरा हो जाता है तो फिर हमें जाना तो पड़ेगा ही। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुगांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी थी, जिसके बाद जंग की आशंका और बढ़ गई है। रूस ने सेना यूक्रेन में भेज दी है।
हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। इस बीच एयर इंडिया के अलावा दूसरे देशों के विमानों से भी भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए विशेष उड़ानें निर्धारित की गई हैं। एयरलाइंस कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। कनेक्टिंग फ्लाइट को लेकर अब भी बहुत से छात्रों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। लिहाजा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक कंट्रोल रूम तैयार किया है, जिससे यूक्रेन में फंसे लोगों और उनके परिवारों की मदद की जा सके। यूक्रेन से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं, सरकार धार्मिक पर्यटन बढ़ाने पर भी खास जोर दे रही है। आज से रामायण सर्किट यात्रा के दूसरे चरण का श्री गणेश हो गया है। बिल्कुल, पिछले 7 नवंबर को यात्रा शुरू हुई थी और इस बार यात्रा में बक्सर, कांचीपुरम और भद्राचलम जैसे स्थलों को भी शामिल किया गया है। देश भर के राम भक्तों को रामायण की कहानी को जानने, समझने और करीब से महसूस करने का एक बार फिर मौका मिला है। रामायण सर्किट ट्रेन के पहले चरण की शानदार कामयाबी के बाद अब दूसरे चरण की यात्रा आज से शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के तहत श्री रामायण यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। रामायण सर्किट यात्रा में भक्तों को रामायण के प्रसंगों से जुड़े सभी अहम जगहों पर घुमाया जाएगा। करीब 7,500 किलोमीटर लंबी रामायण सर्किट यात्रा राम भक्तों के लिए युगों पुराने इतिहास के झरोखे की तरह है, जिसके जरिए भक्तों को श्री राम के जीवन दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। पहले चरण में रामायण सर्किट ट्रेन 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई थी। अब 106 दिनों बाद लोगों की फीडबैक से दुरुस्त होकर सफदरजंग स्टेशन से ही रामायण सर्किट ट्रेन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। राम सर्किट ट्रेन अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक का सफर तय करेगी। पूरे 20 दिनों तक राम भक्त अपने आराध्य से जुड़े स्थानों के दर्शन करेंगे। दिल्ली से सबसे पहले ट्रेन अयोध्या जाएगी, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर और भारत मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या से ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान और नेपाल के जनकपुर में राम जानकी मंदिर के दर्शन प्राप्त किए जा सकेंगे। ट्रेन का अगला पड़ाव भोलेनाथ की नगरी काशी होगा, फिर चित्रकूट और नासिक होगा। नासिक के बाद ट्रेन प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी पहुंचेगी। इस यात्रा का आखिरी स्टेशन रामेश्वरम होगा। यहाँ से ट्रेन 20वें दिन दिल्ली वापस आएगी। खास बात यह है कि श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए इस यात्रा में 3 और स्थानों को शामिल किया गया है। अब ये टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन बक्सर, कांचीपुरम और भद्राचलम में भी राम से जुड़े स्थानों का दर्शन कराएगी। मान्यता है कि भद्राचलम वही स्थान है जहां राम ने पर्णकुटी बनाकर वनवास का लंबा समय बिताया था। इन 20 दिनों की यात्रा के दौरान इसी होटल में खाने, पीने, रहने की पूरी सुविधा होगी। लग्जरी बसों से यात्रियों को धार्मिक स्थल तक ले जाया जाएगा। जाहिर है भारतीय रेलवे की इस मुहिम से श्री राम के भक्तों को एक ऐसी सौगात मिली है जिसकी खुशी उन्हें जीवन भर महसूस होगी। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब एक और खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। यूपी के मुसाफिरों के लिए खासतौर पर ये गुड न्यूज़ है। आज से यूपी की बसेस में कैशलेस सुविधा का शुभारंभ हो रहा है। बसेस में सफर के दौरान यात्री नगद किराए के साथ ही गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे तमाम मोड से पेमेंट्स कर सकेंगे। जाहिर है ये नई ई टिकटिंग प्रणाली यूपी में मुसाफिरों का सफर और भी सुहाना और सरल बना देगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। देखिए कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार सिमटता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है तेजी के साथ हो रहा वैक्सीनेशन। इसी कड़ी में अब देश के 12 साल से ज्यादा की उम्र वाले सभी बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच देने का रास्ता जो है रंजना साफ हो गया है। बिल्कुल गुड न्यूज है अपने आप में बहुत बड़ी। DCGI ने बायोलॉजिकल ई की कॉर्बोवैक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा फायदा अब 12 से 15 साल के उन तमाम बच्चों को होगा जिनको अभी तक वैक्सीन देने का फैसला लिया नहीं गया था। देश के किशोरों के लिए नया रक्षा कवच। DCGI ने कॉर्बोवैक्स टीकों को दी मंजूरी। 12 साल तक के बच्चों को मिलेगी अब वैक्सीन की खुराक। देश से कोरोना की तीसरी लहर जा चुकी है। कोरोना का संक्रमण काफी हद तक नियंत्रित है। ऐसे में सबसे शुभ खबर यह है कि DCGI ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। बायोलॉजिकल ई की कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को अब दी जाएगी। कॉर्बेवैक्स भारत की तीसरी घरेलू वैक्सीन है, जिसकी 2 खुराक बच्चों को दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह वैक्सीन भारत की पहली RBD प्रोटीन आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। यह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी वैक्सीन है जिसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस वैक्सीन के एक खुराक की कीमत 145 रुपए के आसपास होगी। बायोलॉजिकल ई को सरकार ने 30 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 25 करोड़ खुराक कंपनी तैयार कर चुकी है। कॉर्बेवैक्स टीका इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशियों के जरिए लगाया जाता है। इसकी 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पर दी जाती है। इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। कॉर्बेवैक्स बनाने वाली बायोलॉजिकल ई कंपनी स्वदेशी कंपनी है, जो पूरी दुनिया में टिटनेस का टीका बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये कंपनी दुनिया के 100 देशों में वैक्सीन की सप्लाई करती है। देश में फिलहाल कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक देश में 175 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। देश में रिकवरी रेट 98.33% तक पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.58% पर आ गई है। मुंबई में भी 100 दिन बाद एक दिन में सबसे कम नए केस दर्ज किए गए। इन केसेस की तादाद केवल 96 रही। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी के मुकाबले में फरवरी में संक्रमण से ठीक होने वालों की तादाद 3 गुनी हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के खात्मे को लेकर जो सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है वो WHO की तरफ से है। WHO के रूसी प्रतिनिधि ने कहा है कि अब अगर दुनिया में ओमिक्रॉन जैसा दूसरा और कोई वेरिएंट नहीं आता तो इस साल के अंत तक कोरोना का सफाया पूरी दुनिया से हो जाएगा। देश में वैसे तो तेजी से हो रहा वैक्सीनेशन कोरोना की कमर तोड़ रहा है, लेकिन आने वाले महीनों में त्योहार हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के प्रोटोकॉल के साथ ही हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए पूरे देश में कोरोना पर ब्रेक लगा तो स्कूल्स के खुलने का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अभी तक ऑनलाइन क्लास लेने वाले तमाम बच्चों को अब स्कूल जाने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। स्कूल आने वाले करीब 30% बच्चों में
तनाव की शिकायत मिल रही है। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी एंग्जाइटी तो बच्चे फील करेंगे, है ना, नेचुरल सा है। देखिए समस्या तो है, समाधान भी साथ में निकालेंगे। जानिए कैसे बच्चों को ऑफलाइन स्कूलिंग के लिए तैयार किया जाए, नए परिवेश के लिए कैसे तैयारी की जानी चाहिए, वो देखिए जरा। कोरोना की रफ्तार थमी तो स्कूलों की रौनक एक बार फिर लौट आई। करीब 2 साल से जो बच्चे घरों में ऑनलाइन क्लासेस करने को मजबूर थे, उन्हें दोबारा स्कूलों में अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिल रहा है। कोरोना के दौर ने ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियत तो दी, लेकिन इससे बच्चों के विकास पर भी असर पड़ा। अब स्कूल खुलने के बाद करीब 30% बच्चों में तनाव की शिकायतें आ रही हैं। मैम अगर हम लोग स्कूल जाएंगे तो हमें कोरोना हो गया तो, और हम लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को हग भी नहीं कर पाएंगे, और हम लोग जहाँ पे स्कूल में रहेंगे तो हमारे साथ में कोई नहीं बैठा होगा, जैसे पहले जाते थे तो फ्रेंड्स बैठते थे। तो ये सब चीजें जो है उसको आप नजरअंदाज मत कीजिए। उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रिप्लाई कीजिए, उनको आप समझाइए कि वो किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से उनका डर खत्म हो सकता है। आप बच्चों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर सिखाइए, क्योंकि काफी बार देखा गया है कि छोटे बच्चों को अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं तो उनका जो एंजाइटी लेवल है वो ऑलरेडी कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो उनका जो डिस्टर्बेंस रहता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है, वो भी कंट्रोल में रहता है। स्कूल खुलने के बाद नए रूटीन में ढलना बच्चों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। पेरेंट्स को भी इस बात की फिक्र सता रही है कि बच्चों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना महसूस हो। बच्चों की मानसिक स्थिति पे तो असर पड़ा है, बिकॉज ऑनलाइन मोड उनको कंफर्टेबल लगता है। वो लोग घर पे हैं और हर चीज़ उनकी मतलब उनके लिए थोड़ी इजी चल रही है। जैसे अब एग्ज़ाम्स आए हुए हैं, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स फ्राइडे से शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों को एक कहीं ना कहीं घबराहट है कि हम ऑफलाइन जाके कैसे लिखेंगे, क्या है। अब उनको 2 साल से वो घर पे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको समहाउ उसी की आदत हो गई है और वो उसमें ईज़ में है। और घर पे डेफिनेटली ये है कि सुबह स्कूल जाने के लिए दे नीड टू गेट रेडी अर्ली, दे नीड टू गेट अप अर्ली, वो उसको पूरा तैयार होना है और सब रूटीन एक वापस फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन में आना है। बच्चों का आत्मविश्वास बनाए रखने में अभिभावकों का अहम रोल होता है। जानकार भी मानते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अगर पेरेंट्स उन्हें मानसिक तौर पर तैयार करें तो बच्चे भी पहले की तरह ही स्कूल को एंजॉय कर पाएंगे। श्रुतिका, गुड न्यूज टुडे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद दिखाएंगे दीपिका पादुकोण से खास बातचीत। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। अच्छा कुड़ियों, मुझे ये बताओ कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण किस किस को पसंद है? सी आई लव हर। यू लव हर। मिशा? आई थिंक बहुत सारी ऑडियंसेस में से आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है, दे लव हर। ठीक है, चलिए मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ दीपिका पादुकोण का क्योंकि दीपिका की फिल्म गहराइयाँ देखी है? नहीं देखी। उसकी चर्चा जो है वो जोरों पर है। फिल्म के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसमें अपने किरदार के बारे में दीपिका ने खुल कर क्या बातचीत की? रंजना? बिल्कुल, क्या क्या दीपिका ने कहा है और क्या क्या एक्साइटिंग चीजें वहां से निकलकर सामने आ रही है, आप भी सुनिए। गहराइयाँ में एक बहुत मुश्किल किरदार था, मतलब जो आपने जिस तरह से उसको जिन परतें पेश की, उसके बाद आई थिंक हीरोइन इज़ नॉट जस्ट अ ग्लैम डॉल, शी इज़ नॉट जस्ट अ ग्लोरीफाइंग ऑब्जेक्ट जो हुआ करती थी। हीरोइंस अब आ गई हैं एंड हीरोज़ बच के, क्योंकि हीरोइन जो कर सकती है वो हीरो नहीं कर सकते। तो एक टफ जॉब था। तो कैसे उन गहराइयों को आपने, अनीशा जो किरदार को आपने समझा और पर्दे पर पेश किया? आई थिंक मैं किसी अलीशा को बिल्कुल जानती नहीं हूँ,
बट आई गेस एक एक्टर का काम यही होता है कि एक स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कैरेक्टर दिया जाता है उसको अच्छे से समझना, बार बार उसी चीज़ को पढ़ना. When you keep reading a script again and again, कुछ नया निकलता है हमेशा. तो स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ना, इस कैरेक्टर को समझना, जो भी वो करती है इस फिल्म के अंदर वो क्यों करती है, उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो समझना, उसकी जो पास्ट है वो समझना. बेसिकली इन शॉर्ट इस कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करना और एक रॉ और एक रियल तरीके से पेश करना, वही मेरा काम था. बट एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा वो भी सबसे मुश्किल काम था, स्पेशली ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत फ्लॉड होते हैं या जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे सिनेमा में ज़्यादा हम दिखाते नहीं हैं, और जब दिखाते हैं तो उनको बहुत एक जजमेंटल लेंस के थ्रू हम दिखाते हैं कि ये सही है ये गलत है. और इस फिल्म में हमने वो नहीं किया है जो हम इतने सालों से करते आए हैं. तो इन कैरेक्टर्स, इन फ्लॉड कैरेक्टर्स को अलग तरीके से पेश करना विदाउट जजमेंट, समझना कि जो भी उनके चॉइसेस है वो क्यों कर रहे हैं, उनके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और उन चॉइसेस के जो रेपरकशंस है वो क्या है. तो आई थिंक बेसिकली इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा समझना, पढ़ना, डायरेक्टर के साथ बात करना और फिर उसको इंटरनलाइज करना, वो ही प्रोसेस था मेरा. मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो ये लगा कि मिलेनियल्स की फिल्म है तो मिलेनियल्स को पसंद आ रही है, उनको नहीं पसंद आ रही. बट what kind of response have you got, especially because it's streamed and it reached to a very extremely overwhelming. और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, या इस टीम में किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ये ऐसे रिस्पॉन्स होगा इस फिल्म का. और बात ये है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, और एज अ फिल्म मेकर और एज एन आर्टिस्ट दैट इज़ वॉट यू वांट, वही तो हम चाहते हैं. अगर कोई अंदर जाके एक फ़िल्म देखेंगे, बाहर निकलेंगे, बोल हाँ ठीक है अच्छी पिक्चर थी, अब अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद अगर दी एंड है या फुल स्टॉप है तो मतलब उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से. बट आई थिंक जब ऐसे हम फिल्म बनाते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा होती है, लोग बात करते हैं, डिस्कशंस होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, नहीं मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, आई थिंक कहीं ना कहीं यू आर पुशिंग द एनवेलोप, यू आर पुशिंग द कॉन्वर्जेशंस, एंड आई थिंक फॉर अस दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे, क्योंकि ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे या अपनाएंगे. एंड येस ऑफ कोर्स एज फार एज माई परफॉर्मेंस इज़ कंसर्न्ड, ये जो रिएक्शन मुझे मिला है मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था. तो चलिए दीपिका पादुकोण से आप लोग मिल लिए, अब रुख करते हैं सीधा पहाड़ों की तरफ. कुफरी लिए चलते हैं आपको, जहां टूरिस्ट पर सवार है याक राइड का जुनून. इन सैलानियों पर बर्फबारी में याक पर बैठकर सेल्फी खिंचवाने की ना होड़ लगी हुई है. पता नहीं क्यों याक पे बैठ के, ठीक है चलिए, जाहिर है देखिए याक राइड जो है वो इंटरेस्टिंग होती है, उससे जुड़े कारोबारी खुश हैं, इनका कारोबार जो फल फूल रहा है किस तरह से वो देखिए ज़रा. बर्फ से पटी इन वादियों की फजाओं में अजब सी मस्ती घुली है. कुफरी घूमने निकले सैलानियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं. यहाँ के कारोबारियों की जिंदगी में भी बहार आ गई है. इन सैलानियों का नया शगल है याक राइड. याक पर बैठकर सैलानी फोटो खिंचवाते हैं, अपने साथ खूबसूरत यादों की सौगात ले जाते हैं.
जाहिर है यक राइड का बिजनेस यहाँ फल फूल रहा है और यहाँ के कारोबारियों की जिंदगी में खुशी की लहर दौड़ आई है। अभी स्नो की वजह से सब दोबारा टूरिस्ट आने लगे, अब अच्छा काम चल रहा है। दोबारा याक खरीदते सर, दोबारा लाए याक, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ा। हमारा तो यही है, इसी से चलता है सब कुछ। मैंने अपनी लाइफ में बर्फ़ देखी है और यहाँ पे याक वगैरह पे भी बैठे हैं हम लोग, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे हिमाचली डिश वगैरह भी जो है वो भी हमने नई नई ट्राई की, काफ़ी अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत ही मज़ा आ रहा। फर्स्ट टाइम याक पे हम लोग बैठे और स्नो का भी अलग ही तरह का मज़ा ले रहे हैं। अभी और ऊपर जाने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड है, एकदम मज़ा आ रहा है। इस सीजन शिमला, कुफरी और इसके आसपास के इलाकों में भारी तादाद में सैलानी पहुँचे हैं। ताज़ा बर्फबारी ने उन सैलानियों के चेहरे पर चमक लौटा दी है जो बर्फबारी देखने की उम्मीद खो चुके थे। यक राइड यहाँ सैलानियों को खूब भा रही है। इस बार शान की सवारी की फोटो खिंचवाकर ये सैलानी सोशल मीडिया में भी सुर्खियां खूब बटोर रहे हैं। इसे कहते हैं पैसा वसूल सैर सपाटा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात लोकल प्रोडक्ट्स की कर लेते हैं, जिनका ग्लोबल होना क्या होता है उसे देखना समझना अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो कोलकाता आइए, क्योंकि कोलकाता में खुला है दुनिया का पहला गोलगप्पा कैफे, जिसे नाम दिया गया है पुचका कैफे। जी हाँ, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कैफे में वेज नॉन वेज के साथ साथ गोलगप्पे का चॉकलेट फ्लेवर भी देखने को मिल रहा है और खाने को भी। पानी पूरी का नाम भर सुनने से मन में चटकारे और मुंह में पानी आ जाता है। आज के दौर की मांग है इनोवेशन, तो पानी पूरी के इस व्यंजन में भी लग गया है इनोवेशन का तड़का। कोई इसे गोलगप्पा पुकारता है तो कोई पानी पूरी कहता है और कोई फुचका। फुचका के एक अनोखे इनोवेशन आपको लेकर आता है कोलकाता में, जहां खुल गया है दुनिया का पहला फुचका कैफे। सोच था 2008 से, फिर हम लोग तो जाते थे फुचका खाने, क्योंकि हम दोनों की बहुत शौक है फुचका खाने का। फिर सोचा कि थोड़ा हाइजीन मेंटेन करे तो कैसा होगा, थोड़ा टेस्ट बदले तो कैसा होगा। अगर सब चीज़ में इनोवेशन आ सकता है तो फुचका में क्यों नहीं। इसलिए हम लोग फुचका में थोड़ा इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता के इस फुचका कैफे में आपको पारंपरिक फुचकों के साथ गोलगप्पे के करीब 50 से ज्यादा वैरायटी खाने को मिल जाएगी। इस कैफे में वेज गोलगप्पे भी हैं और नॉन वेज भी, लेकिन इस कैफे की सबसे बड़ी खासियत है चॉकलेट गोलगप्पे। मॉडर्न डेजर्ट की सोच के साथ बनाई गई ये वैरायटी कोलकाता में काफी हिट हो रही है। यहाँ आपको मिल जाएगा वेज फुचका। वेज फुचका में आपको मिलेगा पनीर फुचका, कॉर्न फुचका, दही फुचका तो है ही, क्लासिक जो स्ट्रीट साइड फुचका मिलता है वे भी, और उसके साथ आपको 5-6 तरीके की चटनी भी मिलता है। नॉन वेज फुचका में है कि आपको चिकन, मटन, प्रॉन सब वेरिएशन में मिलेगा। और यहाँ का एक स्पेशलिटी है डेजर्ट फुचका, जो हम लोग फुचका चॉकलेट में ही बनाते हैं। आपको मिलेगा पूरा चॉकलेट में फुचका, आप वो आइसक्रीम के साथ भी खा सकते हैं, क्रीम के साथ भी, और उसके साथ है मैंगो फुचका, पाइनएप्पल फुचका। आपको यहाँ टोटल 50+ वेरिएशन के फुचका मिलेंगे। कहते हैं कि खान पान आपके समाज का आईना दिखाते हैं। ऐसे में गोलगप्पे को लेकर निकली इस आधुनिक सोच ने गोलगप्पों को सड़क के किनारे रेहड़ी से उठाकर एक प्रोफेशनल किचन और कैफे डाइनिंग तक पहुंचा दिया है, जो वाकई काबिले तारीफ है। इतिहासकार मानते हैं पानीपुरी का इजाद हुआ था मगध में एक फरसान के रूप में, और तब से लेकर आज तक एक लंबा समय तय करते हुए ये पानीपुरी इस दौर तक पहुंचा। कोलकाता के फुचका के लिए अलग से कैफे इसी कड़ी के एक हिस्से है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। तो खाने पीने के बाद थोड़ी सी लड़कियों खेल की बात हो जाए, डेफिनेटली, है ना। शतरंज के देखिए उभरते स्टार प्रज्ञानंद ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 16 साल के इस खिलाड़ी ने केवल 39 चालों में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को मात देकर हर किसी को किस तरह से हैरान किया, मिशा बताएंगी। हाँ, मैं इस वक्त ये सुनते ही हैरान हूँ। केवल 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले प्रज्ञानंद की नजरें अब
रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स के खिताब पर हैं। उम्र केवल 16 साल की, लेकिन कमाल ऐसे कि सामने विश्व विजेता भी पानी भरते हैं। भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने ऑनलाइन खेले गए रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स में बड़ा उलटफेर कर दिया है। उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। प्रागनंदा ने अपने प्रतिद्वंदी मैग्नस कार्लसन को केवल 39 चालों में ही मात दे दी। प्रागनंदा ने काले मोहरों से खेलते हुए कार्लसन को ऐसा घेरा कि वो अपने राजा को बचा न सके। इस जीत के बाद प्रागनंदा 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं और भारतीय ग्रैंड मास्टर के 8 पॉइंट हो गए हैं। चेन्नई में 2005 में जन्मे आर प्रागनंदा बचपन से ही शतरंज के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। 7 साल की उम्र में ही प्रागनंदा ने शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। साल 2016 में 10 साल 10 महीने की उम्र में ही प्रागनंदा ने इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि हासिल की थी। प्रागनंदा ने ही भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का भी रिकॉर्ड तोड़ा और दुनिया में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। केवल 12 साल 10 महीने की उम्र में प्रागनंदा ने ग्रैंड मास्टर का टाइटल अपने नाम कर लिया था। ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले प्रागनंदा भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। अब हर किसी की नजरें इस छोटे उस्ताद पर हैं कि कब प्रागनंदा खिताबी जीत हासिल करके एक और कीर्तिमान अपने नाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ठीक है, प्रागनंदा की इंस्पायरिंग स्टोरी तो आपने सुनी, ऐसी कई और स्टोरीज हमारे पास है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, चाय पर चर्चा जारी है। वापस आएंगे तो दिखाएंगे तंजानिया के भाई बहन की कमाल की जोड़ी की धमाल की कहानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। और बॉलीवुड फिल्म्स की अब बात कर लेते हैं। बॉलीवुड फिल्म्स और गानों की दीवानगी दुनिया भर में फैली है। 7 समंदर पार तक हिंदी फिल्मों और हिंदी म्यूजिक के दीवाने आपको मिल ही जाएंगे। 7 समंदर पार मैं तेरे, मुझे ये गाना याद आ गया। देखिए, ऐसे ही संगीत से दिलों को जोड़ते हुए तंजानिया के एक भाई बहन की जोड़ी जो बहुत ज़्यादा इन दिनों फेमस है, आपने देखे होंगे। ये भाई बहन हिंदी गानों पर लिप सिंक के वीडियो और डांस वीडियोस शेयर करते रहते हैं। क्या कुछ किया है नया, वो देखिए। दोनों भाई बहन तंजानिया के हैं, लेकिन भारत में ये तंजानिया के मुकाबले कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। वजह है सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज। अच्छा, तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस की स्पेलिंग बोलो। आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट। बॉलीवुड के गाने हो या फिर डायलॉग, इनके अंदाज में ढलकर एक अलग ही रंग लेकर आते हैं। और यही वजह है कि ये दोनों भाई बहन सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो पोस्ट करते हैं उसे लोग खूब पसंद करते हैं। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त बिनाया श्रीकांत प्रधान ने किली पॉल से मुलाकात की है और उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी की हैं। पीते हो? मंगा लीजिए। और चलिए, चाय पर चर्चा में वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट यानी इंस्टाग्राम की हलचल का। पीते हो? मंगा लीजिए। वो इंसान ही है जो इंसान का रास्ता काटता है। बिल्ली तो बस बदनाम है। बिल्ली बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बेबी, शोले फिल्म में कौन कौन सी हीरोइन थी? हेमा मालिनी और जया बच्चन। वेरी गुड। और हमारे पड़ोस में जो लड़की आई है वो कौन सी तारीख को शिफ्ट हुई है?
2 सितंबर शाम को 5:15 पे। वाओ! और आपके लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे शेफ ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? रेड ड्रेस विद रेड हील। देखा, मुझे सब याद रहता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। गर्लफ्रेंड तो कमजोर लोगों की होती है, बहादुर लोग तो शादी करके खतरों से खेलते हैं। You want to bamba? You wanna G with the big boys? Now you the wrong, kitty, you the wrong, get enough to drink with a drop cup. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको खूब पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी कल। बिल्कुल, आज जो तमाम स्टोरीज हमने दिखाई थी काफ़ी इंस्पायरिंग रही और कल के एपिसोड्स में भी कुछ ऐसी इंस्पायरिंग और गुड न्यूज़ के साथ लौटेंगे। मैं तो बस उतना ही कहूँगी जो हर रोज़ कहती हूँ, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।